अणशक्ति टीवी। प्रिय अंडशक्ति टीवी के दर्शकों, सन 1984 में मैंने तमिल में एक उपन्यास लिखा जिसका शीर्षक था राजी इदु उनका है। अब संयुक्त कंप्यूटर्स के श्री प्रेम कुमार जी उस उपन्यास को हिंदी में अनुवाद करके ऑडियो वीडियो बना के विमोचित कर रहे हैं। इस कहानी के पात्र और घटनाएं बिल्कुल काल्पनिक हैं। आप देखिए, सुनिए और दिल बहलाइए। वीडियो 6 राजी, यह तुम्हारे लिए है। रचिता अंडशक्ति बाला। अध्याय 5। तूफान से संघर्ष। चंद्रन ने शुरू में छात्र संघ में और कॉलेज पत्रिका के संपादक के रूप में उसे दिए गए अधिकारों का प्रयोग करने में प्रिंसिपल को महत्व दिया। उसने इस विचार का पोषण किया कि छात्रों को यह शिकायत करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए कि यह सही नहीं है, वह सही नहीं है, सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि यह सोचे कि मौजूदा सुविधाओं का पूरा उपयोग कैसे किया जाए और उस तरीके से तरक्की करे। उसने केवल कॉलेज पत्रिका में समुदाय की मान्यताओं को प्रतिबिंबित करने वाले लेख, कविताएं और कहानियां प्रकाशित की। चंद्रन की आदत थी कि वह कॉलेज जर्नल की पांडुलिपि को प्रेस में भेजने से पहले हर बार अनुमोदन के लिए प्रिंसिपल के पास भेजता था। यह प्रिंसिपल के लिए गौरव की बात थी। एल चंद्रन जानता था कि इस विषय में प्रिंसिपल उसको विवश नहीं कर सकते थे। एल प्रिंसिपल ने चंद्रन का सम्मान किया था। एल बदले में चंद्रन भी प्रिंसिपल का सम्मान करना चाहता था। एल नियम के अनुसार अपना अधिकार कुछ भी हो, चंद्रन प्रिंसिपल को नाखुश करने के लिए तैयार नहीं था। एल कॉलेज में यह भावना थी कि प्रिंसिपल जो भी कहेंगे चंद्रन उसे दोहराएगा और चंद्रन जो भी करेगा उसमें प्रिंसिपल की सहमति और समर्थन होगा। छात्रों ने हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं मिलने के कारण वार्डन के कमरे में जाकर शिकायत की। एल जब कुछ छात्रों ने इस मामले में चंद्रन से मदद मांगी तो चंद्रन ने इस बारे में वार्डन से बात की और हॉस्टल मेस में छात्रों के साथ सप्ताह में 2 बार खाना खाने और भोजन की तैयारी की निगरानी करने का वादा करके समस्या को रोक दिया। विद्यार्थियों को चंद्रन का निर्णय काफी पसंद आया। यह उनके लिए बहुत खुशी की खबर थी कि चंद्रन सप्ताह में 2 बार उनके साथ भोजन करेगा। उपप्राचार्य, जो छात्रावास वार्डन थे, ने संभवतः इस रणनीति का उपयोग कर सकते थे, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा ने इसकी इजाजत नहीं दी। दूसरे कॉलेज में पुलिस द्वारा मारपीट के शिकार छात्रों के प्रति सहानुभूति और पुलिस विभाग पर हमले की निंदा करने के लिए छात्रों में हड़ताल पर जाने का विचार तेज होने लगा। कई कॉलेज पहले ही हड़ताल बीमारी से पीड़ित थे। प्रिंसिपल को डर था कि उनके कॉलेज में भी वही स्थिति होगी जहां पहले कभी हड़ताल नहीं हुई थी। चंद्रन के सुझाव पर प्राचार्य ने एक छात्र संघ की बैठक आयोजित की। यह बैठक छात्रों से हड़ताल का इरादा छोड़ने की अपील करने के लिए आयोजित की गई थी। हालांकि प्राचार्य को संदेह था कि क्या यह पहल सही था। उन्हें विश्वास था कि चंद्रन अपने कौशल और प्रभाव से संघ प्रतिनिधियों के मन को बदल देगा। छात्र प्रतिनिधि प्राचार्य से आधे भयभीत थे और बोले कि उनका हड़ताल पर जाना सही था और पुलिस विभाग ने अपनी सीमा लांघकर उन्हें ऐसी स्थिति में डाल दिया है जहां उन्हें हड़ताल पर जाना ही होगा। अंत में बोलते हुए संघ सचिव रघोत्मन ने अपने भाषण में जोश दिखाया। यह सच है
कि हमारे कॉलेज में कभी हड़ताल नहीं हुई थी। लेकिन यह भी सच है कि पूरे तमिलनाडु में पहले कभी नहीं हुआ। जैसे पिछले हफ्ते सरकारी कला महाविद्यालय में पुलिस ने छात्रावास में घुसकर सो रहे छात्रों को जगाया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। क्या केवल पुलिसकर्मियों के पास डंडे हैं? कॉलेज प्रशासन और सरकार कानून के अनुसार गलती करने वाले छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। मैं छात्रों पर हमला करने के लिए पुलिसकर्मियों को भेजने वाली अक्षम और अयोग्य सरकार की कड़ी निंदा करता हूँ। पुलिस ने गुंडों, मवालियों की तरह काम किया है। यह हमारी मांग नहीं है कि बदले में हिंसा का सहारा लेना चाहिए, लेकिन हमें अपना विरोध व्यक्त करने के लिए कम से कम 3 दिनों तक हड़ताल करनी चाहिए। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप मेरा एकमत समर्थन करेंगे। जो छात्र डर रहे थे कि प्रिंसिपल बैठे हैं, उनमें रघु की बात सुनकर हिम्मत आ गई। उन्होंने अपना उत्साह और समर्थन दिखाने के लिए जोरदार तालियां बजाईं। हालांकि प्राचार्य के चेहरे पर कुछ असमंजस के भाव दिखे, लेकिन उन्होंने संयम बनाए रखा और कहा, मैं श्री चंद्रशेखर को आगे बोलने का मौका देता हूँ। रघु के आक्रोश से बेफिक्र होकर चंद्रन ने एक दिलचस्प बातचीत शुरू की। मैं 2 साल पहले तक एक छात्र था। मैंने यह शिक्षण कार्य स्वीकार कर लिया क्योंकि मुझे 800 रुपये प्रति माह मिलते हैं। अगर यह शिक्षक काम बिना किए 800 रुपये कमाता तो मैं कुछ अन्य वैकल्पिक विषय लिए और छात्र बने रहे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप मुझे व्याख्याता के रूप में बर्खास्त न करें। लेकिन मैं छात्र संघ के सदस्य और कॉलेज पत्रिका संपादक के रूप में आपके नजदीक आने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको सच बताऊं तो मैंने ही इस बैठक को आयोजित करने का अनुरोध किया था। उस अनुरोध को स्वीकार करके बैठक आयोजित करने के लिए प्रिंसिपल महोदय को मेरा धन्यवाद। मैं आप सभी द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं को अच्छी तरह से समझता हूँ, खासकर मेरे प्रिय मित्र रघुत्मन के जुनून को। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस कॉलेज से है, छात्र एक समुदाय है। मैं एकता की भावना का पूरी तरह से स्वागत करता हूँ। इस एकता के बारे में बात करना ही काफी नहीं है, इसे क्रियान्वित करके भी दिखाना चाहिए। इस एकता को एक दूसरे के साथ ज्ञान और ऊर्जा साझा करके विकसित किया जा सकता है। भले ही इसे दूसरी तरह से कहा जाए, एकता के माध्यम से ज्ञान और ऊर्जा विकसित की जा सकती है। इसी तरह जब छात्र समुदाय का एक हिस्सा पीड़ित होता है या प्रभावित होता है, तो बाकी लोग पीड़ितों की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए बाध्य होते हैं। मैंने भी पिछले सप्ताह गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज हॉस्टल में हुई घटना के बारे में अखबार में पढ़ा। मुझे आपकी तरह आज़ादी नहीं है, क्योंकि मैं कॉलेज में वेतनभोगी कर्मचारी हूँ। मैं आपकी तरह कुछ नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन यह मत सोचिए कि मैं डर जाऊंगा। आपकी समस्याएं मेरी समस्याएं हैं। मुझे भी प्रेस रिपोर्ट के आधार पर बोलने का अधिकार है। मैं खुले तौर पर और पूरे दिल से रघुत्मन के बयान का समर्थन करता हूं कि पिछले हफ्ते में सरकारी कला महाविद्यालय में पुलिस द्वारा हुए लाठीचार्ज की निंदा करके छात्र समुदाय की एकता स्थापित और पोषित की जानी चाहिए। हम उसे कैसे कर सकते हैं? ज्यादा समय न लेते हुए
मैं संक्षेप में कहना चाहता हूँ। सभी छात्र कॉलेज के कामकाजी घंटों के बाद हमारे क्षेत्र के पुलिस स्टेशन या पुलिस आयुक्त के कार्यालय तक मार्च कर सकते हैं और एक विरोध पत्र जमा कर सकते हैं। इस संबंध में बैज मुद्रित किया जा सकता है और कॉलेज के कामकाजी घंटों के दौरान और कक्षाओं में शर्ट पर पहना जा सकता है। इस मामले को आम जनता के ध्यान में लाने के लिए हम अंग्रेजी और तमिल समाचार पत्रों में लेख लिख सकते हैं और उन्हें प्रकाशित करने का अनुरोध कर सकते हैं। एक कदम आगे बढ़ते हुए, यदि आप चाहें तो 5 या 6 छात्रों का एक समूह पुलिस आयुक्त के कार्यालय के सामने या हमारे कॉलेज के सामने रविवार को उपवास कर सकता है। शायद, यदि आप चाहें, तो मैं भी इन गतिविधियों में भाग लूंगा। यह निर्णय सिर्फ मुझे व्यक्तिगत रूप से बांधेगा और कॉलेज प्रबंधन को नहीं बांधेगा। मैं एक महत्वपूर्ण मामले के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं निश्चित रूप से बोलने के लिए उत्सुक हूँ। आप पूछ सकते हैं कि हमें हड़ताल पर क्यों नहीं जाना चाहिए। सरकार के मंत्री, अधिकारी और समाज के उच्चतम स्तर के लोग इसका उत्तर दे सकते हैं और आपको बहुत कुछ सलाह दे सकते हैं। लेकिन मैं आपसे जो सवाल पूछता हूँ, वह यह है, हड़ताल से छात्रों को क्या फायदा है? सोचिए, आप कॉलेज आने से या पढ़ने से पुलिस विभाग या सरकार की सेवा नहीं करते। यदि आप कक्षाओं में नहीं आते हैं तो नुकसान आपका है। शिक्षकों को 3 दिन की छुट्टी मिलेगी और खुश होकर घर जाएंगे। इस महीने बिजली का बिल थोड़ा कम हो जाएगा। अखबार में मोटे अक्षरों में खबर छपेगी कि हमारा कॉलेज बंद हो गया है। मैं जो कहता हूँ उसे बाहर मत कहो। अगर खबर आती है कि पुलिस या सरकार बंद हो गई है, तो हमें मौजूदा स्थिति में पढ़कर खुशी होगी। क्या यह पढ़कर खुशी होगी कि हमारा कॉलेज बंद हो गया है? क्या इसे कहने में गर्व होगा कि हम इसके लिए जिम्मेदार हैं? मैं आपसे और कोई अधिकार नहीं लेना चाहता। सोचिए और निर्णय लीजिए। मैं हमेशा आपके पक्ष में हूँ। चंद्रन का लंबा भाषण सुनने के बाद छात्र उल्टे पाव हो गए। हड़ताल का इरादा छोड़ दिया गया। रघु सहित सभी छात्र चंद्रन के चारों ओर खड़े हो गए और पूछने लगे कि उसका विचार कैसे लागू किया जा सकता है। प्रिंसिपल चुपचाप कमरे से बाहर निकल गए। पूरे कॉलेज में यह खबर फैल गई कि चंद्रन के प्रयासों के कारण गंभीरता से नियोजित हड़ताल की कार्रवाई रद्द कर दी गई। क्या इस आदमी के अंदर ऐसी कोई शक्ति छुपी हुई है? शिक्षक और छात्र आश्चर्य से उसे देखने लगे। यहाँ तक कि जो लोग पहले चंद्रन से ईर्ष्या करते थे और उससे नफरत करते थे, उन्होंने भी उसकी प्रतिभा को स्वीकार किया। बैज पहनना, पुलिस आयुक्त के कार्यालय तक मार्च करना और समाचार पत्रों में लेख लिखना चंद्रन के तरीकों के अनुसार संभाला गया था। हालांकि चंद्रन दूसरों की प्रशंसा से उत्तेजित नहीं हुआ। उसने मुस्कुराहट और विनम्रता के साथ उनकी बातें सुनी। यह सोचकर कि कैसे नागेश उसे ढूंढते हुए लॉज में आया था और उसकी प्रशंसा की थी, वह मन ही मन खुश हो रहा था। हे चंद्रा, अब तुमने हमारे कॉलेज के सभी शिक्षकों और छात्रों के बीच अच्छा नाम कमाया है। भले ही तुम लड़कियों के बीच में भी लोकप्रिय हो गए। यह मुख्यमंत्री
प्रधानमंत्री की तरह यदि कॉलेज प्रिंसिपल के पद के लिए प्रतिस्पर्धा हो तो तुम ही जीत जाओगे। एल मौजूदा प्रिंसिपल प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेंगे क्योंकि वे हार जाएंगे। एल चंद्रन के नए प्रभाव ने उसे एक नया आत्मविश्वास दिया। उस आत्मविश्वास के कारण उसके कार्यों और योजनाओं में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। वह अब कॉलेज प्रिंसिपल का दाहिना हाथ नहीं बनकर रहना चाहता था। उसे एहसास हुआ कि अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा के लिए उसे सम्मान और गौरव मिलते थे। इसके बाद भी चंद्रन को लगा कि उसे प्राचार्य की छाया में खड़े होने और दूसरों का ध्यान आकर्षित करने की कोई जरूरत नहीं है। चंद्रन ने कॉलेज प्रशासन पर चर्चा करने और अपने विचार साझा करने के लिए प्रिंसिपल से बार-बार मिलना बंद कर दिया। उसने सोचा, अगर जरूरत पड़े तो प्राचार्य को खुद मुझे फोन करके मेरी राय पूछनी चाहिए। चंद्रन की उदासीनता इस तथ्य के कारण भी थी कि प्राचार्य उसे आगे बढ़ने में तुरंत कुछ नहीं कर सके। वह अब प्राचार्य की सिफारिश पर बड़ा नहीं होना चाहता। यदि प्राचार्य उसके स्थान पर किसी और को महत्व देते या यदि वे खुद को किनारे कर देते तो चंद्रन इतना अहंकारी हो गया कि उसे लगा कि उसके पास स्वयं प्राचार्य को हराने की शक्ति थी। चंद्रन छात्रों के बीच अपने नए प्रभाव का उपयोग करके कुछ ऐसे मामलों पर अपने विचार फैलाना चाहता था जो सीधे तौर पर कॉलेज और छात्रों से संबंधित नहीं थे। चंद्रन को कॉलेज के छोटे दायरे और उसकी समस्याओं में फंसना पसंद नहीं था। वह छात्रों के बीच कॉलेज के बाहर की दुनिया और मानव जीवन के बारे में अपने विभिन्न विचारों को फैलाना और उनके लिए समर्थन मांगना चाहता था। चंद्रन ने छात्र संघ के सचिव रघुत्मन को बुलाया और बहुत ही सहजता से बातचीत शुरू की। रघु, संघ को छात्रों की समस्याओं को हल करने का सिर्फ एक उपकरण नहीं होना चाहिए। हमें कॉलेज से परे बाहरी दुनिया की बातों के बारे में विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए और छात्रों के बीच स्पष्ट विचार विकास करना चाहिए जो संपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है। अगर हम सोचें कि इससे हमें तत्काल क्या लाभ होगा तो यह व्यर्थ काम लगेगा। लेकिन हम जो करने जा रहे हैं उससे कई छात्रों को खुद के बारे में सोचने और अपने विचारों को क्षमता से व्यक्त करने में मदद मिलेगी। अब हम जो जीवन जी रहे हैं वह सोच पर आधारित नहीं है। हम देखते हैं कि हमसे पहले जो लोग रहते थे वे कैसे रहते थे और हमसे आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से उन्नत देशों में हैं लोग कैसे रहते हैं और उसकी नकल करते हैं। इसीलिए हम हर रोज समाचार पत्रों में देश के हर हिस्से में होने वाली समस्याओं को देखते हैं और उनसे निपटने के लिए सरकार को कैसे संघर्ष करना पड़ता है। यदि हम सोचते हैं और जीवन का मार्ग निर्धारित करते हैं तो हम उस मार्ग में आने वाली समस्याओं को सोच विचार के माध्यम से हल कर सकते हैं। लेकिन नकल करने वाले मार्ग में आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए हमें अपने मृत पूर्वजों को जगाना होगा। या जिन देशों को नकल करते हैं उनसे डाक द्वारा पूछना होगा ना। चंद्रन को आगे बढ़ने से रोककर रघु ने अपनी बात कही। मैं कुछ हद तक समझता हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। मैं खुद देखता हूँ 90% लोग बिना यह सोचे जी रहे हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और हम किस ओर जा रहे हैं। लेकिन ये सब बदलने के लिए हमारे देश में एक महान क्रांति होनी चाहिए। तथापि
फिलहाल इसकी संभावना नहीं दिखती। चंद्रन ने टोकते हुए कहा, बहुत अच्छा। बड़ी क्रांति जब आएगी तब आने दो। लेकिन मैं छोटे पैमाने पर एक छोटी क्रांति करना चाहता हूँ। यदि तुम सहयोग करोगे तो मेरा प्रयास सफल होगा। और रघु के चेहरे की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। क्या कह रहे हैं, चंद्रा जी? अगर मैं कर सकूं तो जरूर करूंगा। आपको इस पर संदेह क्यों है? रघु द्वारा दिखाए गए हरे झंडे ने चंद्रन को खुश कर दिया। ठीक है, इस सप्ताह शनिवार दोपहर को एक यूनियन बैठक की व्यवस्था करो, जहां मैंने जो कुछ भी कहा है उसे और स्पष्ट रूप से बताऊंगा। हम अग्रिम सूचना के साथ कुछ मामलों पर चर्चा करने के लिए महीने में 1 या 2 बार मिलेंगे। शुरुआत में मैं टाइपिंग और साइक्लोस्टाइलिंग का काम संभालूंगा। एल धीरे धीरे छात्रों का एक थिंक टैंक बनाएंगे। एल अगर यह अच्छा काम करता है तो मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। चंद्रन ने अपनी योजना बताई और यह भी बताया कि उसे किस तरह की मदद की उम्मीद है। आपकी यह योजना अद्भुत है एल। मैं निश्चित रूप से बैठक की व्यवस्था करूंगा। प्रिंसिपल, रघु ने खींच लिया। इस बारे में प्राचार्य से कुछ मत कहना। अगर तुम उन्हें बुलाओगे तो भी वे नहीं आएंगे, चंद्रन ने कहा तो रघु खुश हो गया। रघु को शुरू से ही छात्र संघ पर प्रिंसिपल का कब्जा पसंद नहीं था। शनिवार को बैठक तय कार्यक्रम के अनुसार हुई। रघु ने संक्षेप में बात की और चंद्रन को बोलने के लिए कहा। चंद्रन ने सभी को साइक्लोस्टाइल पेपर दिया और इकट्ठा होने का उद्देश्य समझाया। चंद्रन ने प्रतिनिधियों से कहा कि एक पखवाड़े के बाद एक और बैठक होगी और सदस्यों से कहा कि वे इस मामले पर उन्हें दिए गए कागज पर अपने विचार लिखें और पढ़ें या मौखिक रूप से दें। इकट्ठे हुए छात्र चंद्रन के अचानक कदम से आश्चर्यचकित थे, क्योंकि बैठक प्रिंसिपल के बिना आयोजित की गई थी। एल और कॉलेज से असंबंधित पंजाब राज्य के सिखों के मुद्दे को लेकर धार्मिक भावना पागलपन हो रहा है शीर्षक पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। तथापि छात्रों के बीच चंद्रन का इतना सम्मान था कि छात्र चंद्रन की किसी भी बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। सोमवार को यह खबर प्राचार्य तक पहुंची। एल इससे प्रिंसिपल को थोड़ा झटका लगा कि चंद्रन ने उनकी अनुमति के बिना और उनसे एक शब्द भी कहे बिना छात्र संघ की बैठक आयोजित की और उस बैठक में एक राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा की जिससे कॉलेज और छात्रों के लिए कोई फायदा नहीं था। उपप्रिंसिपल ने स्वयं वह पेपर लाया जो चंद्रन ने छात्रों को दिया था और उसे प्रिंसिपल को दिखाया। हालांकि वे अपनी हैरानी को जल्दबाजी में व्यक्त नहीं करना चाहते थे, लेकिन प्राचार्य ने फैसला किया कि चंद्रन से इस बारे में पूछना जरूरी है। प्रिंसिपल ने शाम को चंद्रन को अपने कमरे में बुलाया और बातचीत शुरू करते हुए कहा, चंद्रन, मैंने आपके द्वारा आयोजित छात्र संघ की बैठक और बैठक में चर्चा किए गए मुद्दे के बारे में सुना। चंद्रन ने पहले ही प्राचार्य से मिलने के लिए खुद को तैयार कर लिया था, क्योंकि उसे आशंका थी कि वे उसे बुलाएंगे और स्पष्टीकरण मांगेंगे। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपके विचार गलत हैं, लेकिन वाइस प्रिंसिपल समेत कई लोगों को डर है कि छात्रों के साथ ऐसे मामलों पर चर्चा करने से उनका ध्यान अपनी पढ़ाई से भटक जाएगा। इसलिए
कृपया इस तरह की बैठकें आयोजित करना और कॉलेज के बाहर वाले राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करना बंद करें। इसे मेरे व्यक्तिगत अनुरोध के रूप में लें। जैसा कि कॉलेज के प्रिंसिपल को शक था, चंद्रन ने अपने किए पर कोई पछतावा नहीं दिखाया। उसने यह नहीं कहा, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। इसके विपरीत, उसने यह तर्क देना शुरू कर दिया कि उसने जो किया वह सही था। रघुत्तमन ने संघ सचिव के हैसियत में बैठक का आयोजन किया था। इसलिए आपका यह कहना गलत है कि बैठक मेरे द्वारा आयोजित की गई। आपने कहा कि उस बैठक में मैंने कुछ ऐसी बात कही जो छात्रों और कॉलेज से संबंधित नहीं थी। मुझे लगता है कि सिनेमा के बारे में घंटों बातचीत करने वाले छात्रों को इस मुद्दे के बारे में सोचने में कुछ भी गलत नहीं है, जिसने देश को प्रभावित किया है। पहली बार चंद्रन, जो प्राचार्य का दाहिना हाथ था और उनके दम पर प्रसिद्ध हुआ, खुद प्राचार्य को चुनौती दे रहा था। अधिकार के प्रताप और आंखों में क्रोध के साथ वे सीधे बैठे और बोले, श्रीमान चंद्रशेखर, मैं कॉलेज के प्राचार्य के रूप में आदेश देता हूं। अब आप मेरी अनुमति के बिना छात्र संघ की बैठक में शामिल नहीं होंगे। क्या आप इस आदेश का पालन करेंगे या नहीं? चंद्रन ने अपना संयम खोए बिना शांति से उत्तर दिया, किसी भी आदेश को यह देखने के बाद पूरा करना मेरी आदत है कि यह उचित है या अनुचित। अपने गुस्से पर काबू न रख पाने के कारण प्राचार्य भौहें सिकोड़ते हुए चिल्लाए, श्रीमान चंद्रशेखर, आप इस बात से सहमत होंगे कि मेरी अनुमति के बिना यूनियन की बैठक में भाग लेना आपके लिए गलत था, है ना? चंद्रन की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं यूनियन का सदस्य हूं। मैं आपका सचिव नहीं हूं। यह महसूस करते हुए कि यदि उन्होंने इससे अधिक धमकी दी तो चंद्रन उन्हें और भी अधिक परेशान करेगा, प्राचार्य ने जांच समाप्त कर दी। ठीक है, आप जा सकते हैं। चंद्रन ने बिना किसी डर के धन्यवाद कहा और प्रिंसिपल के कमरे से बाहर आ गया। अगली शाम प्राचार्य ने आनन फानन में सभी विभागीय प्रोफेसरों को बुलाकर चंद्रन के मामले में स्पष्टीकरण दिया और कहा कि वे चंद्रन को संघ प्रतिनिधि पद से हटाने जा रहे हैं। प्रोफेसरों के लिए यह अविश्वसनीय आश्चर्य था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि प्राचार्य अपने दाहिने हाथ में रखे चंद्रन को फेंक देंगे। हालांकि किसी ने उनसे पूछताछ करने की हिम्मत नहीं की। प्राचार्य ने यह भी घोषणा की कि रसायन विज्ञान के प्रोफेसर रंगनाथन संघ में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस निर्णय को सभी प्रोफेसरों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। इसकी आधी अधूरी खबर चंद्रन के कानों तक पहुंची। उसने चुनौती लेने का फैसला किया, भले ही यह सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। प्रोफेसर विश्वनाथन ने उसे बुलाया और बताया, श्रीमान चंद्रशेखर, कल प्रोफेसरों की बैठक हुई जिसमें कॉलेज के प्रबंधन पर भी चर्चा हुई। इसलिए कि आप कॉलेज पत्रिका के संपादक हैं, सर्वसम्मति से आपको छात्र संघ प्रतिनिधि के पद से हटाकर रसायन विज्ञान के प्रोफेसर को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। प्रिंसिपल ने आपको किसी भी छात्र संघ की गतिविधियों में शामिल न होने के लिए कहा है। चंद्रन ने उनसे कोई चर्चा नहीं की और यह कहकर रुक गया,
इस मामले को मेरे ध्यान में लाने के लिए धन्यवाद। यह खबर पूरे कॉलेज में फैल गई और हड़कंप मच गया। चूंकि चंद्रन का छात्रों के बीच प्रभाव था और उनके साथ उसकी गहरी दोस्ती थी, इसलिए छात्र यह देखने का इंतजार कर रहे थे कि चंद्रन आगे क्या करने जा रहा है। कई लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रिंसिपल और चंद्रन के बीच मतभेद था। रघोत्मन सहित संघ में प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ छात्र व्यक्तिगत रूप से अपना सदमा और दुख व्यक्त करने के लिए चंद्रन के पास आए। मिस्टर चंद्रन, आप इसके बारे में आगे क्या करने जा रहे हैं? बिना किसी डर के चंद्रन ने रघोत्मन के सवाल का जवाब दिया। रघु, मैं आप सभी के मेरे प्रति प्यार से खुश हूँ। यह समस्या का अंत नहीं है, यह शुरुआत है। प्राचार्य, जिन्होंने चंद्रन को कठपुतली समझ रहा था, वे खुद असली चंद्रन को देखकर गदगद हो गए। एल, जो तमाशा होने वाला है उसकी प्रतीक्षा करो और देखो। एल, चंद्रन ने अपनी योजना को गुप्त रखते हुए बातचीत समाप्त कर दी। चंद्रन ने प्राचार्य को एक और झटका देने के लिए अपना हथियार उठाया। उसने कॉलेज पत्रिका के लिए श्रीलंका में तमिलों की स्थिति पर एक लंबा लेख लिखा। रोम में रहते हुए रोमन की तरह व्यवहार करना बुद्धिमानी है। श्रीलंका में तमिलों को सिंहली के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और श्रीलंका को अपना बनाना चाहिए। थोड़े से कौशल के साथ तमिल श्रीलंका द्वीप पर शासन कर सकते हैं। इसे छोड़कर खुद को ईलम तमिल के नाम से एक संकीर्ण दायरे तक सीमित रखते हैं और मांग करते हैं कि श्रीलंका को 2 भागों में विभाजित किया जाए। एल, इससे तमिल लोगों का समय और खून बर्बाद हो जाते हैं। चंद्रन ने ऐसा लिखा था। चंद्रन ने पत्रिका की पांडुलिपि प्राचार्य को नहीं भेजी और उनकी मंजूरी के बिना उसे प्रेस में भेज दिया। यह सोचकर कि शायद कुछ देर हो गई, प्राचार्य ने चंद्रन से इस बारे में नहीं पूछा। 1 सप्ताह बाद प्राचार्य यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि कॉलेज पत्रिका के उस महीने का अंक उनकी मेज पर पड़ा हुआ था। प्राचार्य को एहसास हुआ कि चंद्रन ने उन पर क्रोधित होकर उनकी सहमति के बिना पांडुलिपि प्रेस को भेज दी थी। चंद्रन का ऐसा करना प्राचार्य के चेहरे पर तमाचा मारने जैसा था। तथापि प्राचार्य ने चंद्रन के खिलाफ कार्रवाई करने के विचार को अपने मन से हटा दिया। दोपहर के भोजन के बाद उन्होंने कॉलेज पत्रिका हाथ में उठाई। चंद्रन के प्रति अपने क्रोध के बावजूद प्राचार्य ने चंद्रन की बुद्धि और विचार कौशल का सम्मान किया। प्राचार्य ने देखा कि चंद्रन ने क्या लिखा है और पढ़ना शुरू कर दिया। छात्र संघ की बैठक में पंजाब मुद्दे पर बात करके सिरदर्द पैदा करने वाले चंद्रन ने कॉलेज पत्रिका में श्रीलंकाई तमिलों के बारे में लिखा था, जिससे प्राचार्य और भी नाराज हो गए। जबकि पूरे तमिलनाडु में लोग और सरकार श्रीलंकाई तमिलों का समर्थन करने के लिए गतिविधियों में लगे हुए थे, चंद्रन ने श्रीलंकाई तमिलों के बारे में लिखा कि उन्हें रोम शहर में रोमनों की तरह होना चाहिए, जिससे प्राचार्य को मानसिक उथल-पुथल हुई। प्रिंसिपल को डर लगा कि अगर मामला सरकार के संज्ञान में आया तो कॉलेज प्रिंसिपल के तौर पर उन्हें फटकार का सामना करना पड़ेगा। एल, उप प्राचार्य को तुरंत अपने कक्ष में बुलाकर प्रिंसिपल ने विचार विमर्श किया। श्री राममूर्ति, क्या आपने देखा कि चंद्रन ने कॉलेज पत्रिका में श्रीलंकाई तमिलों के बारे में लिखा है?
मुझे नहीं पता कि इस मामले में क्या करना है। उप प्राचार्य ने प्राचार्य के गुस्से को समझा। मुझे लगा कि चंद्रन ने इसे आपकी सहमति से प्रकाशित किया है। उप प्राचार्य ने गलती में प्राचार्य को फंसाने की कोशिश की। प्राचार्य ने अपना दाहिना हाथ मेज पर पटक दिया और चिल्लाए, हे भगवान! उसने मेरी सहमति के बिना इस महीने पत्रिका की पांडुलिपि प्रेस को भेज दी। अगर मुझे पता होता कि वह ऐसा कुछ लिखेगा तो मैंने उसे संपादक के पद से भी हटा दिया होता। अब भी मैं उससे कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगना चाहता। चंद्रन का अहंकार बहुत दूर गया है। प्राचार्य ने जो निर्णय लिया था उसे क्रियान्वित करने के लिए अपने सचिव को बुलाया। अगले दिन चंद्रन को प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र दिया गया। उसमें प्रिंसिपल ने उल्लेख किया था कि उन्होंने अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग कर चंद्रन को कॉलेज पत्रिका के संपादक पद से हटा दिया था। चंद्रन क्रोध से भर गया। छात्रों और शिक्षकों में से अधिकांश ने कहा कि श्रीलंकाई तमिलों के बारे में चंद्रन की टिप्पणियां बहुत सही थी और ऐसा रवैया विकसित होने पर ही दुनिया के विभिन्न देशों में शांति कायम होगी। कुछ लोग जो ईलम तमिल मुद्दे पर गंभीर थे, वे व्यक्तिगत रूप से प्राचार्य के पास गए और अपनी निंदा व्यक्त की। चंद्रन पर अभद्र तरीके से हमला करते हुए कहा, अगर यह चंद्रशेखर वास्तव में तमिल माता पिता को पैदा हुआ था तो वह इस तरह नहीं लिखता। लेकिन जब उन्होंने सुना कि प्राचार्य ने चंद्रन को पत्रिका के संपादक पद से हटा दिया था, तो उनका गुस्सा शांत हो गया। उन्हें स्वयं चंद्रन पर दया आ गई। एक सहायक प्रोफेसर चिल्लाया, यह आदमी ऐसी बातें क्यों लिखता है और अपना नाम खराब करता है? कॉलेज पत्रिका के संपादक का पद भी चला गया। अब किस पत्रिका में लिखेगा? उसे सोच समझकर काम करना चाहिए। सहायक प्रोफेसर ने एक समूह में खड़े छात्रों को फैलाने को कहा। चंद्रन अपनी सीट पर बैठा कुछ लिख रहा था। उसने इसे जानने में दिलचस्पी नहीं दिखाया कि कॉलेज में क्या चल रहा था और दूसरे लोग उसके बारे में क्या कह रहे थे। लेकिन तूफान से लड़ने का दृश्य उसके मानस पटल पर सजीव था। 3 दिन बाद चंद्रन ने छात्रों और साथी शिक्षकों को साइक्लोस्टाइल में एक परिपत्र भेजा। मेरे प्रिय साथी छात्रों सहयोगियों, नमस्ते। सामान्य तौर पर आप जानते हैं कि कई मौकों पर मैंने विवादों में हस्तक्षेप किया है और सीधे या दूसरों के माध्यम से समाधान खोजने की कोशिश की है। लेकिन अब एक अजीब स्थिति बन रही है। मेरा मतलब है, मैं स्वयं विवाद का विषय बन गया हूँ। ऐसा हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, द्वारा किए गए 2 कामों की वजह से है। एक, मुझे प्रोफेसर द्वारा मौखिक रूप से सूचित किया कि छात्र संघ में प्रतिनिधि पद से मुझे हटा दिया है। 2, मुझे पत्र द्वारा सूचित किया कि कॉलेज पत्रिका संपादक के पद से मुझे हटा दिया है। यदि माननीय प्राचार्य एक पखवाड़े के भीतर अपने द्वारा किए गए इन 2 कामों को वापस ले लेते हैं, तो मैं इस मामले को वैसे ही छोड़ दूंगा। यदि नहीं, तो मैं स्वयं, जिसने इस कॉलेज में शांति और एकता को बढ़ावा देने के लिए कड़ी मेहनत की है, कई सच्चाइयों को उजागर करके आंदोलन के बीज बोने का काम करूंगा। हमेशा आपका समर्थन चाहता हूँ। आर चंद्रशेखर, छात्र संघ प्रतिनिधि और कॉलेज जर्नल संपादक। चंद्रन के परिपत्र पढ़ने के बाद
3/4 छात्रों के लिए उत्सव का मिजाज आ गया। यदि प्राचार्य और चंद्रन के बीच टकराव हो तो वह दिलचस्प होगा। छात्राओं के मन में भय व्याप्त हो गया। चूंकि चंद्रन का छात्रों के बीच प्रभाव था, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि कॉलेज के भीतर संघर्ष होगा, जैसा कि चंद्रन ने लिखा था। वैसे ही सबको मालूम था कि प्राचार्य अपने फैसले पर कायम रहेंगे। इस स्थिति से शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त था। वे निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि इसका कारण चंद्रन था या प्राचार्य। यह प्राचार्य ही थे जिन्होंने चंद्रन को अत्यधिक महत्व दिया और उसे इतना लोकप्रिय बना दिया। इतना सब कुछ करने के बाद अब वे स्वयं चंद्रन पर हमला कर रहे थे, जिससे शिक्षकों को भ्रम हो रहा था। चंद्रन स्पष्ट रूप से राजेश्वरी को प्रोफेसर रुक्मणी से धीमी आवाज में झुकते हुए पूछना सुन सकता था, मैम, इस तरह क्यों उनको यूनियन और पत्रिका से हटा दिया है? रुक्मणी ने चंद्रन की ओर देखा जो गंभीरता से कुछ लिख रहा था और उत्तर दिया, उन्होंने संघ की बैठक में पंजाब की स्थिति के बारे में बात की थी। उन्होंने अखबार में श्रीलंकाई तमिलों के बारे में लिखा था। इसीलिए रुक्मिणी के आधे अधूरे उत्तर से राजी संतुष्ट नहीं हुई। अच्छा, इसमें गलत क्या है? रुक्मणी ने यह कहकर बातचीत समाप्त की। प्राचार्य को यह पसंद नहीं आया, इसलिए अनुशासनात्मक कार्रवाई। चंद्रन इस बात से खुश नहीं था कि राजी को उससे सहानुभूति थी। एक असहनीय जन्म। यह पहले कभी हमारे लिए उपयोगी नहीं रही। यह जीवन में फिर कभी हमारे लिए उपयोगी नहीं होगी। इसकी सहानुभूति से क्या फायदा है? यह सोचते हुए चंद्रन का ध्यान उस कागज की ओर गया जिस पर वह लिख रहा था। दोस्तों, हम अगले शुक्रवार रात 8 बजे को फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि।